नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका निर्माण आईएएस के एनसीईआरटी श्रृंखला में। इकॉनमी एनसीईआरटी का आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, पढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो आ जाइए सारे लोग, निकिता, आयुषी, पुष्पेंद्र, कुमार, प्रवीण, नीरज, कोमल, पूजा, अरविंद, चलो सबको नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून। तो बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले थोड़ी सी इस टॉपिक को समझते हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण। अब यहां दो तीन बातें, एक तरफ लिखा है मानव और दूसरी तरफ लिखा है पूंजी और तीसरी बात है निर्माण। यानी मानव पूंजी का निर्माण करना है। तो यहां दो तीन बातें समझनी होंगी। बात नंबर एक कि ये मानव पूंजी है क्या। सबसे पहली बात, ये मानव पूंजी है क्या। दूसरी बात, आखिर मानव, जब हम ये समझ लेंगे कि मानव पूंजी है क्या, मानव पूंजी निवेश किसे क्या है ये, तो हमें ये समझना होगा कि मानव पूंजी निर्माण क्यों करते हैं। बात क्या छुपी हुई है कि मनुष्य को संसाधन के रूप में क्यों तब्दील कर रहे हैं, मनुष्य में पूंजी का निवेश क्यों कर रहे हैं। तो पहले समझेंगे कि मानव पूंजी निर्माण है क्या। दूसरी बात, सीधे अर्थों में कहेंगे, समझेंगे हमें मानव पूंजी निर्माण की जरूरत क्यों है, ठीक। और तीसरी बात ये समझेंगे कि इस मानव पूंजी निर्माण के लिए हम कर क्या रहे हैं। एनसीईआरटी जितनी बात लिखती है उसको तो मैं समझाऊंगा ही, उसके समझाने के साथ साथ मैं बताऊंगा आज की सरकार इस मानव पूंजी निर्माण के लिए क्या क्या कर रही है। और एक बात और, ये जो अब इनको हम इस चैप्टर में घुसने से पहले, इसको खोलने से पहले एक बात समझा दें। डेवलपमेंट के अलग अलग दौर में अलग अलग मॉडल रहे हैं। अगर हम विकास के इतिहास को देखें तो मनुष्य जाति का इतिहास क्या है, मानव के विकास का इतिहास है। लेकिन सिर्फ 100 साल पहले ही चले, 50 साल पहले ही चले, आधुनिक 20वीं शताब्दी की बात करें तो एक दौर था तकरीबन 1960-70 तक का दौर, 80 तक का दौर, जिसमें माना जाता था कि जिस देश के पास रिसोर्सेज होंगे, संसाधन होंगे, वह देश विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। रिसोर्सेज से यहाँ तात्पर्य था कोयला होगा, लोहा होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा, ये सब चीजें होंगी। वे दौर विकास की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। हुआ भी ऐसा, ढेर सारे देश अपने संसाधनों के दम पर आगे बढ़े। लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो पिछड़े हुए थे, विकास की प्रक्रिया में बहुत आगे नहीं थे और रिसोर्सेज भी नहीं थे, जैसे जापान हुआ, कोरिया हुआ, इजराइल हुआ, सिंगापुर हुआ, ये सब देश। इन देशों ने विकास का एक नया मॉडल अपनाया और इन्होंने अपनी जनसंख्या पर में निवेश किया। अपने लोग थे उन्हें शिक्षित किया, उनके स्वास्थ्य पर खर्च किया, उनके शिक्षा पर खर्च किया, उनके ट्रेनिंग पर खर्च किया। और इन्हीं जब यानी अपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया और अपने मनुष्यों को ही पूंजी के रूप में तब्दील कर दिया। यानी अपने मनुष्य को ही पूंजी के रूप में तब्दील किया, इनको ट्रेंड किया, इन पर निवेश किया, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च किया और बाद में इन्हीं लोगों ने बेहतर तकनीकी विकसित की और विकास की प्रक्रिया में ये देश आगे बढ़ गए। और जब ऐसा हुआ तो यहीं से विकास के दो मॉडल एक साथ चलने लगे कि वे देश तो विकास करेंगे ही करेंगे जिनके पास संसाधन होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि संसाधन हो तो विकास कर ही ले, क्योंकि मान लो बेहतर संसाधन है तो उनका उपयोग करने की तकनीकी कहां से आएगी। तो फोकस इस बात पर इन देशों का मॉडल था और यह बात हो गई कि नहीं, जनसंख्या में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो रिसोर्सेज तो बाहर से ला करके और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी जा सकती है। तो दो, एक तो संसाधनों के सहारा विकास, दूसरे मनुष्यों के सहारे विकास, ये दो मॉडल काम किए। और यहीं से एक और अवधारणा सामने आई कि बढ़ती जनसंख्या हमेशा बोझ नहीं होती है। अगर हम अपनी जनसंख्या को में निवेश करते हैं, मनुष्य में पूंजी, मानव पूंजी का निर्माण करते हैं, तो जो जनसंख्या जिसे हम बोझ समझते हैं, दायित्व समझते हैं, लायबिलिटी समझते हैं, यह बोझ न होकर के वरदान बन जाएगी, विकास की प्रक्रिया का वाहक बन जाएगी। तो तीन बातें समझ गए, यानी मनुष्य को सीधे रिसोर्सेज में तब्दील किया जाता है और वो विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। भारत भी
इनमें शामिल है। पिछले की अगर बात की जाए तो भारत ने शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया है, भारत स्वास्थ्य पर बेहतर खर्च कर रहा है। वर्तमान सरकार इस मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा रही है और आगे बढ़ाते हुए स्किल इंडिया का 2015 में अलग से प्रोग्राम लाया गया, क्योंकि जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको ट्रेनिंग कर देंगे, स्किल कर देंगे। अप्रेंटिस प्रोग्राम लाए गए हैं, अटल इनोवेशन मिशन चलाया गया है, ठीक, अटल टिकरिंग लैब बनाए जा रहे हैं, मेंटोर इंडिया अभियान चलाए जा रहे हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप मिशन चलाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल कर सके, ज़्यादा से लोगों को प्रशिक्षित कर सके। और जब सीधे एक आपके सामने एक मनुष्य खड़ा है, जब उसको हम स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य ही तो पढ़ेगा लिखेगा, अगर स्वस्थ नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो स्वास्थ्य में निवेश करते हैं, शिक्षा में निवेश करते हैं, समझ में आ गई बात ना, ठीक, और उसके प्रशिक्षण पर निवेश करते हैं। जब निवेश करते हैं तब न वो उत्पादक होता है, तब न वो प्रोडक्टिव होता है। तो जब तक उसमें हम निवेश करते रहते हैं, उसी को कहते हैं मानव पूंजी निवेश, या इसी प्रक्रिया को कहते हैं मानव पूंजी निर्माण। तो हम भारत में मानव पूंजी निर्माण के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, इस पर हम अलग से बात तो करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी पर बात करते हैं और लास्ट में अपडेट कर देंगे, ठीक। तो आज की क्लास की लब्बो लुआब यही रहा। तो सारे लोग मुझसे आज जुड़ चुके हैं, कबीर, किरण, दिनेश, आयुषी, शिवांगी, ठीक, अतुल सिंह, अब ढेर सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, ठीक। आयुषी पूछ रहे सर क्या एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए, तो नोट्स बनाने की नहीं जरूरत है, एनसीईआरटी को नोट्स फॉर्म में ही आपके स्क्रीन पर मैं देता हूं, इसका पीडीएफ ले लिया कीजिए, वही एनसीईआरटी का नोट्स है। मैं आपके स्क्रीन पर जो भी लिखा होता है वह एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। हर चैप्टर में जितनी काम वाली चीजें हैं मैं निकाल करके आपको दे रहा हूं। तो आप भी अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यही तो काम करोगे, आपसे बेहतर तरीके से मैंने जरूरी चीजों को निकाला है, समझ में आ गई बात। और फिर मैं बोर्ड पर लिख लिख करके अपडेट करता हूं। तो आपको पीडीएफ में जो कुछ मिल रहा है वो एक्चुअल एनसीईआरटी है, सिर्फ उतना ही पढ़िए। एनसीईआरटी में जो बिना काम की बातें हैं, जो आपकी जरूरत की नहीं, वो मैंने निकाल दी है। काम वाली चीज है तो एनसीईआरटी का नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलो, तो हम वार्ता को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर है मानव पूंजी निर्माण, देखते हैं भाई क्या है। तो प्रवेश करें इस चैप्टर में। तैयार हो आप लोग, ठीक, क्लियर हो भाई लोग, ठीक। अच्छा, अर्चना सिंह मिल जाएगा, अर्चना टेलीग्राम पर अब अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलो आप लोग तैयार हो जाओ, हम चैप्टर में घुसते हैं। 1 से 1.5 घंटे सिर्फ पढ़ाई करेंगे, आप लोग पढ़ाई के मूड में आ जाओ, ठीक। तो हमने एक इंट्रोडक्शन समझा दिया कि मानव पूंजी निर्माण और कुछ नहीं, विकास की प्रक्रिया का चुना हुआ नया मॉडल है, जहां मनुष्य को संसाधन में तब्दील कर देना है और इसे ही देश के विकास का वाहक बना देना है। अब इसमें एक एक सेगमेंट को समझते हैं, एक एक चीजें बात करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने इसका परिचय बताया है। तो अगर सीधी सी बात है, एनसीईआरटी शब्दों में इसके परिचय को देखा जाए तो आप देखते होंगे लिखा है कि किसी शिक्षित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं, बात नंबर 1। और यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में बेहतरी से काम करता है, किसी काम को ज्यादा बेहतर करता है, इसी को कहते हैं श्रम कौशल, ठीक। तो जब किसी शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है तो सीधी सी बात होती है कि वह अधिक आय का सृजन करता है। कौन ज्यादा आय का सृजन करता है? शिक्षित व्यक्ति, ठीक। और जब वो अधिक आय का सृजन करेगा तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक समृद्धि में योगदान किसका ज्यादा होगा? शिक्षित व्यक्ति का। यानी अगर सिर्फ व्यक्ति के आधार पर तुलना करें तो हम एक व्यक्ति को जब पढ़ा लिखा देते हैं तो उसका स्किल बढ़ जाता है, वह ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा इनकम लेकर के आते हैं। और जब उसका श्रम कौशल ज्यादा होता है तो उसका आर्थिक समृद्धि में भी ज्यादा योगदान होता है। तो अगर देश के ढेर सारे लोग शिक्षित हो जाएं तो सारे लोगों का श्रम कौशल क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। तो सबकी आय क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। तो पूरे देश की आर्थिक समृद्धि क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। इसी बात को एक लाइन में करना है। यानी किसी देश को, सीधी सी बात कहें, बहुत घुमा फिरा करके नहीं, किसी देश को अपनी आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना है, उसे अपने इकोनॉमिक ग्रोथ
को आगे लेकर के जाना है, ठीक, तो उसे करना क्या होगा? उसे करना यही होगा कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना लिखाना होगा। बात एक नंबर, समझ गई? ये तो है उत्पादकता में योगदान, ये तो है किसी शिक्षित व्यक्ति का पढ़े लिखे का अर्थव्यवस्था में योगदान। लेकिन दुनिया में सिर्फ अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती हैं, अर्थव्यवस्था के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, और शिक्षित व्यक्ति उन अन्य चीजों में भी अपना ढेर सारा योगदान देता है। जैसे हम कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, ठीक, तो शिक्षा का केवल वो उपार्जन क्षमता ही नहीं बढ़ाती है, केवल वो पैसे कमाने की क्षमता ही नहीं बढ़ाती है, केवल उसकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि इस प्रोडक्टिविटी के अलावा कई ऐसे मूल्यवान लाभ हैं। जैसे शिक्षा लोगों को उच्च सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, वह व्यक्ति उच्च सामाजिक स्थिति, समाज में बेहतर मान और सम्मान पाता है, उस व्यक्ति को गौरव मिलता है, और साथ साथ शिक्षा इसके अलावा उस व्यक्ति में तार्किक क्षमता का विकास करती है। शिक्षा जो तार्किक क्षमता का विकास करती है, चिंतन का विकास करती है, और जैसे जैसे व्यक्ति में तार्किक क्षमता और चिंतन का विकास होता जाता है, उसके जीवन में जितने विकल्प उसके सामने आते हैं, उनमें से बेहतर विकल्पों के चयन कर पाने की वह स्थिति में होता है। याद रखना, आप लोग जाओगे, जब उच्च स्तर पर जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे, तो जीवन और कुछ नहीं है, विकल्पों के चयन की कहानी है। आप जीवन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हो तो कभी गौर से सोचना, हर मोड़ पर कोई भी काम करने जाओ तो हर मोड़ पर आपके सामने विकल्प होंगे, दो विकल्प होंगे, करें या ना करें, पढ़ें या ना पढ़ें, यूपीएससी की तैयारी करें या ना करें। बात समझ रहे हो ना? ठीक, खाना खाएं या ना खाएं, हर क्षण हर जीवन पर आपके पास विकल्पों का विकल्प होते हैं। और मनुष्य जीवन की यूं कहिए कि यह सबसे बड़ी त्रासदी है, या मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी संभावना है, जो मनुष्य के अन्य जीवों से अलग करती है, उसके पास विकल्प हैं। सिर्फ मनुष्य के पास विकल्प है। एक मनुष्य है तो उसके पास प्रधानमंत्री बनने का भी विकल्प है, वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। इवन एक मनुष्य है तो उसके पास ईश्वर तक बनने का विकल्प है, वह ईश्वर भी हो सकता है। उदाहरण है बुद्ध, बुद्ध की पूजा आज ईश्वर के रूप में की जाती है ना। बुद्ध क्या थे? एक मनुष्य थे। यानी मनुष्य अन्य जीवों से जो अलग होता है, जैविक आधारों को छोड़ दे तो सांस्कृतिक सामाजिक आधारों को ले, चिंतन के आधारों को ले, तो मनुष्य अन्य जीवों से एक मामले में अलग है, मनुष्य के पास ऑप्शन ज्यादा हैं, विकल्प ज्यादा हैं। अब कोई मुर्गा है, उसके पास एक ही विकल्प है, तंदूर में भुनना है उसे, शाम को चिकन टिक्का बन जाना है। कुत्ता है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन मनुष्य प्रधानमंत्री बन सकता है। कितना भी बेहतर कुत्ता है, कितनी भी बेहतर क्वालिटी से युक्त है, वो रहेगा कुत्ता ही, वो कलेक्टर नहीं बनेगा। लेकिन मनुष्य, झोपड़पट्टी में रहने वाला मनुष्य देश की इबारत लिख सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, इवन मनुष्य ईश्वर तक बन सकता है। यानी विकल्प मनुष्य के पास हमेशा रहते हैं। आप सब भी देखेंगे, जब भी जीवन में कुछ करने जाएंगे आपको चयन करना पड़ेगा, क्या करें न करें, और किसी विकल्प का चयन न करना भी एक चयन है। जब आप कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं, तो भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करोगे, आपके पास दो विकल्प हैं, करोगे या नहीं करोगे, तो कोई कहता हम नहीं करेंगे, तो उसे लगता है कि हमने चयन नहीं, उसने चयन किया। मानव जीवन विकल्पहीनता में हो ही नहीं सकता है। अर्थात जितने बेहतर विकल्प उतना बेहतर जीवन। शिक्षा क्या करती है? विकल्पों के चयन पर कर पाने के योग्य बनाती है। आपको क्या चुनना है, क्या नहीं, क्या खाना है, क्या नहीं, क्या पहनना है, क्या नहीं, कैसे रहना है, कहां पहुंचना है, यह शिक्षा का जो तीसरा, यानी पहली चीज, शिक्षा व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाती है, राष्ट्र की प्रोडक्शन में उसका योगदान होता है, उसके आर्थिक पहलू हैं। दूसरी चीज, शिक्षा का दूसरा पहलू है समाज में उच्च स्थिति गौरव प्रदान करती है। तो शिक्षा का तीसरा जो पहलू, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वह व्यक्ति में तार्किक चिंतन का विकास करती है, और इसी तार्किक चिंतन के सहारे वह उसके जीवन की अपनी यात्रा की प्रक्रिया में जितने विकल्प होते हैं उनमें से अधिक वह योग्य विकल्पों का चयन कर पाने में संभव होता है, सार्थक होता है। यह शिक्षा की तीसरी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, और साथ साथ ठीक, जब वह योग्य विकल्पों की चयन करता है तो चयन करके आगे जाएगा, तो आगे बढ़ के देखता है कि दुनिया हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरती रहती है। यह संसार कभी ठहरता नहीं है, बदलाव होते रहते हैं। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वह परिवर्तन की प्रक्रिया को संभलता है, समझता है, परिवर्तन के साथ हो पाता है। कहा भी गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है,
कहा गया था ना, उससे और आगे बढ़ो। परिवर्तन संसार का नियम तो है ही है, परिवर्तन संसार की व्यवस्था ही है, क्योंकि परिवर्तन को आप अस्वीकार नहीं कर सकते। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वह परिवर्तन की प्रक्रिया को समझता है, परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, और कभी कभी वो परिवर्तन की प्रक्रिया का वाहक बन जाता है, राष्ट्र का नायक बन जाता है, समाज का नायक बन जाता है, दुनिया का नायक बन जाता है। गांधी जी इसके उदाहरण है। अभी उनकी 30 जनवरी को उनकी वो इसी दिन गांधी की मृत्यु हुई, वो भी थी। गांधी इसके उदाहरण है। गांधी क्या किए? गांधी सामान्य जीवन में चल रहे परिवर्तन को समझ पाए और उस परिवर्तन की प्रक्रिया में कि वाहक बन गए तो लीडर बन गए। बुद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ पाए तो देवता बन गए। अर्थात साथ साथ उसमें जहां शिक्षा योग्य विकल्पों के चयन करने में सहायक तो बनाती है, एवं दुनिया में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ भी उपलब्ध करती है और नौ परिवर्तनों को बढ़ावा भी देती है। यानी शिक्षित व्यक्ति सिर्फ परिवर्तन की प्रक्रिया का मूक साझेदार ही नहीं बनता है, शिक्षित व्यक्ति उसमें से सकारात्मक परिवर्तनों की गति को और तीव्र कर देता है अपना योगदान देकर के। और पूरी की पूरी मानव की विकास जो यात्रा है वह इन्हीं परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करने की यात्रा है। जिसने इस परिवर्तन की प्रक्रियाओं को तीव्र किया आज वही हमारे सामने नायक है। उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अगली बात कहें तो ये जो शिक्षित होता है व्यक्ति वह नई प्रौद्योगिकी को भी अपनाने में हिचकता नहीं है, यानी नई नई प्रौद्योगिकी अपनाता है। अर्थात इस मानव पूंजी निर्माण का जो पहला चैप्टर है उसमें यही बताया गया है कि शिक्षित व्यक्ति ही बेहतर व्यक्ति होता है, बेहतर विकास की प्रक्रिया का वाहक होता है। तो अब देखो एक चीज आपको अलग से समझा रहा हूं। ठीक समझ गए आप लोग? ठीक, मुकेश एसडीएम समझ गए, संगीता समझ गई, कबीर जी, अर्चना सिंह, चलो अर्चना बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब देखो परिचय समझ गए भाई लोग? याद हो गया? लिख दोगे किसी एग्जाम में? अब यह सिर्फ इकोनॉमी में ही काम नहीं आएगा, जीएस के कई पेपर में काम आएगा, थर्ड पेपर में भी काम आएगा, सेकेंड पेपर में भी काम आएगा, जीवन भर काम आएगा। क्लियर हो गया शिविका, कार्तिक? तो चलो भाई लोग, मैं देख रहा हूं अन्य लोगों को भी, तो जिसका नाम न लूं वो नाराज मत होना, कभी कभी आप लोग गुस्सा आ जाते हो। ठीक, चल भाई लोग आ जाओ अगली बात। अब परिचय हो गया, अब अगली बात समझते हैं मानव पूंजी क्या है। हमने बताया था ना कि अगली बात इसमें समझना है। ठीक, कि मानव पूंजी, हाँ करवाएंगे करवाएंगे, टेंशन मत लो, सब लोग को इकोनॉमिक सर्वे सब करवाएंगे। ठीक, अच्छा कमला हैरिस आ गई। चल भाई लोग, तो आप लोग आश्वस्त रहिए, जो भी टॉपिक है सब करवाएंगे। ठीक, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। बस धैर्य से, धीरे धीरे और भरोसे के साथ, भरोसा रखेंगे तो हम आपके हर भरोसे पर खरा उतरेंगे, अपना बेहतर देंगे। ठीक, तो आ जाओ लोग। हाँ होगा जयदीप, बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, सब होगा भाई। अब दूसरी बात हमने कहा, जब हम मानव पूंजी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो हमने कहा है, तो परिचय हो गया कि समझना है मानव पूंजी क्या है। समझना पड़ेगा ना, किसे मानव पूंजी कहते हैं। तो सीधी सी बात देख लो। ठीक, जैसे मान लो कोई देश, किसी भी देश के पास क्या होती है? भौतिक पूंजी होती है, और भौतिक पूंजी को निवेश करता है। जैसे भौतिक पूंजी मतलब जमीन हो गया, पैसा लगा लिया, मशीन खरीद लाया, एक इंडस्ट्री लगा दिया, यानी इंडस्ट्री में निवेश कर दिया। ठीक, मशीनरी खरीदी, जमीन खरीदा, निवेश कर दिया, उद्योग क्या करने लगा? उत्पादन करने लगा। तो जब तक कोई उद्योग प्रोडक्शन नहीं करने लग रहा है तब तक, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई देश है, उसके पास लैंड है, यहां वो इंडस्ट्री लगा दिया, ये चिमनी हो गई, धुआं निकलेगा, ये इंडस्ट्री हो गई।
ठीक। तो यानी दो चीजें, लैंड में निवेश किया, मशीन में निवेश किया, ठीक। फिर जब निवेश करेगा तब ने क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, उत्पादन करेगी, और इससे वो जितना लगाया है उस लगाने के अलावा प्रॉफिट भी मिलेगा, उसे लाभ मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो इसे क्या कहते हैं, भौतिक पूंजी निवेश। इसे हम कहते हैं भौतिक पूंजी निवेश। समझ गए। लेकिन मान लो लोग हैं, नागरिक हैं, या इसे कह दो मनुष्य है, मनुष्य बन गया, कान बना दो, ये मनुष्य है, किसी देश के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं। कोई राष्ट्र इस पर इन्वेस्ट करता है, इस पर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। कैसे, मान लो इसे हेल्थ देता है, इसे एजुकेशन देता है, ठीक, इसको स्किल देता है। तो जैसे जमीन एक्वायर किए, इंडस्ट्री लगाए, तो हमने क्या किया, निवेश किया। तो उस निवेश को क्या किए, कहे भौतिक पूंजी निवेश कहे, या उसको भौतिक पूंजी कहा। और यही पूंजी जब उत्पादन हो रहा है तो क्या दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। तो मानव पर भी तो ये पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके हेल्थ पर खर्च किया जा रहा है, उसके एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है, उसके स्किल पर खर्च किया जा रहा है। तो जब मानव पर पैसा खर्च किया जा रहा है तो यह हेल्थ, एजुकेशन और स्किल पर जो खर्चा है वो क्या कहलाएगा, मानव पूंजी। यह इस देश का क्या हो गया, मानव पूंजी। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब यही लोग क्या करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल पर खर्च किया है, तो यही लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर बनेंगे, बेहतर किसान बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे। और जब ये लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो ये लोग अब क्या हो गए, उत्पादक हो गए, अपनी सेवाएं देंगे और अपनी सेवाओं से ढेर सारा पैसा कमाएंगे। कोई साइंटिस्ट है, नई चीज बना देगा, नया ऑटोमोबाइल बना देगा, डॉक्टर है, कोरोना वैक्सीन बना देगा। तो इससे भी क्या निकलेगा, ये भी लोग ढेर सारा पैसा कमाएंगे, ग्रोथ होगा और प्रॉफिट देंगे, लाभ देंगे। तो जैसे हमने ये कहा कि जैसे भौतिक पूंजी निवेश क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, वैसे जब मानव में हेल्थ, एजुकेशन, स्किल से हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये भी क्या देता है, लाभ देता है। समझ में आ गई बात। तो जब किसी भी नागरिक को हेल्थ, एजुकेशन, स्किल दे दिया जाता है तो वो किस में तब्दील हो जाता है, मानव पूंजी में, और वो भी लाभदायक होता है। और दूसरी चीज, अगला टॉपिक यही समझा दे रहा हूं, जब आप इसके हेल्थ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, स्किल पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इस मानव पर आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो इसे ही कह दिया जाता है मानव पूंजी निवेश। समझ गए, मानव पूंजी और मानव पूंजी निवेश दोनों समझ गए। यह कहा जाता है कि ये जो मानव पूंजी है यह भौतिक पूंजी से बेहतर होती है। कहोगे क्यों बेहतर होती है भाई, यानी ये मानव पूंजी, ठीक, ह्यूमन कैपिटल इस भौतिक पूंजी से बेहतर होती है। कहोगे क्यों, इसलिए बेहतर होती है कि मान लो किसी देश के पास लैंड है, पैसा है, दूसरे से मशीनरी खरीद रहा है, ठीक, लेकिन लोग नहीं है, इतने ट्रेंड लोग नहीं हैं, तो उस देश को क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर भी दूसरे देश से बुलाना पड़ेंगे, डॉक्टर भी दूसरे देश से बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी, एक टैबलेट तक नहीं बनाता है, तो वह देश क्या रह जाएगा, पिछड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर किसी देश के पास मानव पूंजी है, उसने मानव पर निवेश किया है, और भले ही उसके पास संसाधन नहीं है, तो यही मानव इतनी बेहतर तकनीकी लाएंगे कि अपनी तकनीकी बेच के पैसा कमाएंगे और ढेर सारे संसाधन आयात कर लेंगे। जैसे इजराइल है, उसने मानव पूंजी में बहुत निवेश किया। जैसे जापान है, जैसे साउथ कोरिया है, जर्मनी है, ये देश हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां हमने समझा भौतिक पूंजी क्या है, यहां हमने समझा मानव पूंजी क्या है, यहां हमने समझा मानव पूंजी निवेश क्या है, और बेहतर कौन है, तो दोनों की तुलना में मानव पूंजी निवेश बेहतर है। क्लियर हो गई हमारी बात आप लोगों को, ठीक, समझ में आ गई बात, किसी कोई समस्या। अब अगली बात, ठीक, तो वही बात हम समझा रहे हैं
कि जैसे देश अपने भूमि और भौतिक संसाधनों को फैक्ट्रियों में तब्दील कर देता है, कारखानों में तब्दील कर देता है, उसी प्रकार देश का जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र रूपी मानव संसाधन होता है, इसमें निवेश करता है तो किसमें बदल देता है? नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में तब्दील कर देता है। फिर ये लोग काम करके उस देश को बेहतर स्थिति में पहुंचाते हैं। समझ गए आप लोग? किसी को कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? अब आ जाओ। अब 2-3 प्रश्न एनसीईआरटी उठाती है। ठीक, सीधे सीधे एनसीईआरटी है, आप लोगों को नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमें देखना है कि हम मानव पूंजी के अर्थ को कुछ स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? पहला, मानव पूंजी के स्रोत क्या है? ठीक, पहली बात, एनसीईआरटी कुछ सवाल उठा रही है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया। मानव पूंजी के स्रोत क्या है? दूसरा, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी में कोई संबंध है? दूसरा सवाल है। ठीक, तीसरा बात यह उठाया गया है कि क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है? और मैंने इसको तीनों को कॉन्सेप्ट के रूप में समझा दिया। पहले ही क्लास से हमने कहा था कि जब हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो पहले मैं उसका क्रक्स कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, और फिर उसी क्रक्स कॉन्सेप्ट के सहारे जो एनसीईआरटी एक एक लाइन लिखती है, एक एक लाइन से गुजारूंगा, आप समझते जाओगे। अगर इसको पढ़ाने से पहले भी आप समझ सकते हो कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं, तो मानव पूंजी के स्रोत हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, यही सब है, अगर एक लाइन में जवाब दिया जाए। अगर देखो, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है, तो आप क्या कहोगे? हां, होता है। ठीक, जितना मानव पूंजी निवेश होगा, जितना मानव आगे बढ़ेगा, जितने बेहतर लोग होंगे, उतनी तरह आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। और तीसरा, क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है? तो है, क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है कि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो, समाज में उसे उच्चतम स्थान और गौरव प्राप्त हो, उसमें तार्किक चिंतन का विकास हो, ताकि वह उपलब्ध विकल्पों में से बेहतर विकल्प का चयन कर सकता है, साथ साथ वह अपने समय और समाज में हो रहे परिवर्तनों की व्यापक पहचान कर सकता हो और परिवर्तनों की प्रक्रिया का वाहक बन जाए। तो यही तो होता है सर्वांगीण विकास का मतलब, यही तो सर्वांगीण विकास के प्रतिमान है। कब कहेंगे कौन मनुष्य श्रेष्ठतम मनुष्य है? तो वह मनुष्य श्रेष्ठतम मनुष्य है जिसमें आर्थिक उत्पादन करता हो, बेहतर हो। दूसरी चीज, वह समाज में उच्चतम स्थिति और गौरव को प्राप्त हो। तीसरी चीज, उसमें तार्किक चिंतन का विकास हो, उपलब्ध विकल्पों में से बेहतर विकल्प चयन कर सके। और चौथी चीज, वह समय और समाज में चल रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को समझे और उनका वाहक बन जाए। हमने पहले ही परिचय में समझा दिया कि जब हम मनुष्य को रिसोर्सेज में तब्दील कर देते हैं, शिक्षा इत्यादि पर निवेश कर सकते हैं, तो वह इन चीजों को, वह अपना सर्वांगीण, वह इन चीजों को प्राप्त कर लेता है, यानी सर्वांगीण विकास कर लेता है। तो हमने शुरुआत में ही क्रक्स में इसका चैप्टर का क्रक्स समझा दिया। अब बहुत तेजी से एक एक लाइन में पढ़ना है। तो यहां सवाल उठ रहा है कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है? एनसीईआरटी 3 सवाल उठा रही है। क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी में संबंध होता है, और क्या यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है? इन्हीं बात को आप आगे एक एक लाइन की चर्चा से मैं आपको गुजारता हूं। तो आइए दोस्तों, तो मानव पूंजी के स्रोत क्या होंगे? मानव पूंजी के स्रोत, तो शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी कोई देश अपनी शिक्षा में निवेश कर रहा है तो वह मानव पूंजी में सबसे बेहतर काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक, इसके अलावा टॉपिक क्या है कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है? तो मानव पूंजी का स्रोत क्या मिला? कोई देश यदि शिक्षा में निवेश कर रहा है तो मानव में निवेश कर रहा है, यानी सबसे प्रमुख स्रोत क्या हो गया? शिक्षा। इसके अलावा कोई देश अपने लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है, कोई देश अपने लोगों को प्रबंधन की ट्रेनिंग दे रहा है, देश में सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है, लोगों तक सूचनाएं निर्बाध रूप से पहुंच रही हैं। इसका मतलब क्या है कि मानव पूंजी निर्माण हो रहा है। अर्थात मानव पूंजी के स्रोत हैं शिक्षा में निवेश, प्रशिक्षण में निवेश, प्रबंधन में निवेश, सूचना में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश। ये सारी की सारी क्या है? मानव पूंजी के स्रोत हैं। पहला बात आपने ये समझा। अगली बात आप समझिए। ठीक, क्या मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में कोई संबंध है? तो आप लोग क्या लिख रहे हैं? जयदीप, जस्मीन, सारा बानो,
कबीर, कमला हैरिस समझ में आ रहा है? शिविका, मजा आ रहा है आप लोगों को? दिमाग खुल रहा है तेजी से? ठीक। अतुल, कानपुर कानपुर के चर्चा मत रहो, यहां पढ़ो। और भाई लोग बताए? ठीक। सिद्धार्थ, जय, ठीक। खुशी, किरण, श्वेता, चलो सबको समझ में आ रहा है? तो दूसरा टॉपिक हमने यहां समझा। अब मैं क्रक्स समझा दे रहा हूं, बहुत तेजी से आप लोगों को समझ में आएगा। हमने यहां समझा मानव पूंजी के स्रोत क्या है। अब आगे समझते हैं कि क्या मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में कोई संबंध है। तो आप लोग कहोगे है, क्योंकि हम पहले ही समझा दिए। तो चूंकि बार बार आप लोग कहते हो एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है, तो इसीलिए आपको नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ पीडीएफ है, सिर्फ एनसीईआरटी है, एक लाइन काम वाली चीजें निकाल लिया हूं मैं, उसको कॉन्सेप्ट से अपडेट करता हूं कि आप लोग एग्जाम में बेहतर लिख पाओ। तो अब देखा जाए, आप खुद ही कह दोगे है, कैसे है, क्योंकि हमने समझा दिया है। अब देखो, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि, तो पहले हमें समझना होगा आर्थिक समृद्धि का क्या है, अर्थ है। तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ है किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से। देश की कुल इनकम में वृद्धि होती है। और देश के कुल इनकम में वृद्धि कब होती है? ठीक, जब देश का टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। देश का यदि कुल उत्पादन बढ़ रहा है तो उसकी राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो उस देश की आर्थिक समृद्धि होगी। इसको उल्टा चल दिया जाए, उल्टा कहो या सीधा कहो, ठीक। प्रोडक्शन बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक समृद्धि होगी। अब ये बताओ, शिक्षित व्यक्ति की उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है कि अशिक्षित व्यक्ति की उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है? तो स्वाभाविक होती है, किसी भी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होता है। नहीं पढ़ा लिखा है तो केवल मनरेगा में गड्ढा खोदेगा, पढ़ लिख लिया, आईआईटी कर लिया तो ड्रोन बनाएगा। अब वो व्यक्ति ड्रोन भी बना सकता है, गड्ढा भी खोद सकता है। यानी दो विकल्प हो गए, एक नहीं हो गए। तो गड्ढा खोदने से ज्यादा पैसा आएगा कि ड्रोन बनाने से ज्यादा पैसा आएगा, कि 5G बनाने से ज्यादा पैसा आएगा, वैक्सीन बनाने से ज्यादा पैसा आएगा? ठीक, नई नई तकनीकी लाने ज्यादा। अर्थात हम सीधी बात कह दिए, ठीक, कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में संबंध क्या है? क्यों? क्योंकि मानव पूंजी मतलब शिक्षा पर मानव में निवेश कर देना। तो जब हम मानव में निवेश कर देते हैं, शिक्षा में लगा देते हैं, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वह व्यक्ति अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव हो जाएगा। और जब प्रोडक्टिव हो जाएगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। और जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया बात? ठीक। तो मानव पूंजी और आर्थिक, हमने पहली लाइन से क्या प्रूफ किया कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में संबंध है। दूसरी बात, ठीक, एक स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। यानी उसके काम करने में ब्रेक नहीं लगेगा, वह रेगुलर काम करते रहता है। और कमजोर व्यक्ति क्या करेगा? 3 दिन काम पड़ेगा, फिर सर्दी खांसी जुकाम 2 दिन आराम करेगा। 3 दिन में जो कमाया हो दवाई पर खर्च करना पड़ेगा। समझ में आगे बात? तो चूंकि स्वस्थ व्यक्ति एक काम तो करता है कि अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम करता है। और दूसरी चीज, स्वस्थ व्यक्ति जब स्वस्थ होगा, उसके बाद जब शिक्षित करेंगे तभी तो बेहतर काम करेगा। इसलिए अभी मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाऊंगा मानव पूंजी निर्माण का। समझ में आ गई बात ना? तो हम कह सकते हैं सीधी सी बात कि स्वस्थ व्यक्ति अधिक श्रम की पूर्ति कर सकता है। और जब अधिक श्रम की पूर्ति कर सकता है तो वह अधिक श्रम से क्या होगा? उत्पादन ज्यादा होगा। अर्थात, और जब उत्पादन ज्यादा होगा तो आर्थिक समृद्धि क्या होगी? बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य भी, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में जो संबंध है, कि स्वास्थ्य भी क्या है? मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण कारक है। और स्वास्थ्य भी जरूरी है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए। तो दूसरी बात भी प्रूफ हो गई। अब ठीक, तीसरी, कहा जाता है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि मानव पूंजी में निर्माण जब निवेश करते हैं तो उससे क्या होता है? आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। और जब आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो मानव पूंजी में निवेश करते हैं। कैसे दोनों एक दूसरे में प्रभावित कर रहे हैं? देखो समझाता हूं इसको।
यह मानव पूंजी। ठीक, कब बना? जब हमने हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, इन चीजों पर खर्च किया। तो इससे क्या निकली? आर्थिक समृद्धि आई। आर्थिक समृद्धि आई, समझ में आ गई बात? इन पर खर्च किया तो आर्थिक समृद्धि आई, यानी मानव पूंजी आर्थिक समृद्धि से जुड़ी है। और मान लो किसी देश में आर्थिक समृद्धि आ गई तो उस देश के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक, तो इसी पैसे को वो कहां करेगा? इसमें और तेजी से निवेश करेगा। यानी सिर्फ मानव पूंजी ही आर्थिक समृद्धि को प्रभावित नहीं कर रही है, आर्थिक समृद्धि भी मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित कर रही है। इसीलिए कहते हैं यह एक दूसरे से प्रेरित और प्रभावित होते हैं। समझ में आ गया भाई लोग आपके बात? इसी बात को यहां समझाया जा रहा है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात जहां प्रभावित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन जाती है। उच्च आय होगा तो मानव पूंजी का सृजन होगा। वहीं दूसरे ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आर्थिक समृद्धि में भी सहायता मिल जाती है। पैसा रहेगा तो मानव पूंजी कर दोगे, मानव पूंजी रहेंगी तो पैसा आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से प्रेरित है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित है। क्लियर हो गई बात? अगली बात, चौथी बात, थोड़ा भारत का इतिहास देखें। भारत में बहुत पहले ही विकास की प्रक्रिया में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया गया था। शुरुआत में तो नहीं समझा गया, लेकिन बहुत देर भी नहीं की गई। यूं ये बात तो सही है कि उसको बहुत तीव्र गति 21वीं शताब्दी में आने वाली सरकारों ने दी। अटल जी उसको आगे बढ़ाए, फिर मनमोहन सिंह जी आगे बढ़ाए। अभी सरकार तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पर बहुत, मानव पूंजी निवेश पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। क्या क्या खर्च कर रही है बताऊंगा मैं उसको। देखो, भारत में बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया गया था, यानी भारत सरकार ने इसके महत्व को समझ लिया था। ठीक, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के विजन दस्तावेज में एक बात लिखी गई। ठीक, और 7वीं पंचवर्षीय योजना के विजन दस्तावेज में लिखा गया कि एक विशाल जनसंख्या वाला देश, एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव पूंजी या मानव संसाधनों के विकास को आर्थिक विकास के युग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। यानी 7वीं योजना के विजन डॉक्यूमेंट में कहा जा रहा है कि पहली बात क्या कही जा रही है कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश, यानी भारत क्या है? एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कर रही है, जब इतनी विशाल जनसंख्या है तो एक विशाल जनसंख्या वाले देश को अपने मानव पूंजी के विकास पर ध्यान देना होगा और मानव पूंजी के विकास को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल के रूप में चुनना होगा। आर्थिक विकास की युक्त में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। अर्थात हमने क्या कहा था कि दुनिया में शुरुआत में विकास के 2 मॉडल चले। एक दौर था जब कहा गया रिसोर्सेज, संसाधनों के आधार पर विकास। दूसरा दौर था जब कहा गया रिसोर्सेज ही नहीं, मानव पूंजी में निवेश के आधार पर विकास। ये वही दौर है। भारत भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस महत्व को समझ लिया। ठीक, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में महत्व को समझने के बाद इसी पंचवर्षीय योजना से भारत ने मानव पूंजी पर तेजी से निवेश करना शुरू किया। यह सही है कि जनसंख्या बहुत बड़ी थी और हमारे पास संसाधन उसकी तुलना में बहुत कम थे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरुआती दौर में नहीं कर पाए। और जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई बहुत क्रांतिकारी रिजल्ट भी हमारे सामने नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक उदारीकरण के बाद हमारे देश में पैसा आता गया, पैसा बढ़ता गया, वैसे वैसे हमने निवेश को बढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ एनसीईआरटी को में ये समझना है कि इस नीति को विकास की प्रक्रिया में मानव पूंजी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मानव पूंजी के सहारे करना था, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के सहारे करना था, उसको कब समझ लिया गया? उसको 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही समझ लिया गया। अब आगे देखें कहा जाता है। ठीक, अगर हम आज की बात देखें, एजुकेशन की बात देखें, तो अभी आई है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको मैं अपडेट कर रहा हूं, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020 एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है। ठीक, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एनसीईआरटी में लिखा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट 2019 में, तो जब एनसीईआरटी छपी तो ड्राफ्ट बना हुआ था, नीति तो आई नहीं थी। तो आप लोग जब लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 की जगह मैंने सीधे कर दिया है 2020, क्योंकि एनसीईआरटी छपी थी। तो इसलिए जब ये शब्द देखना तो कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। आप जब एनसीईआरटी का भी पढ़ना तो उसमें लिखा हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019, ड्राफ्ट 2019 हटा दिया मैंने, आपको 2020 लिख दिया गया है, क्योंकि तब ड्राफ्ट था, आज पॉलिसी है, तो हम ड्राफ्ट शब्द का यूज नहीं करेंगे, पॉलिसी शब्द का यूज करेंगे। ठीक, क्लियर होगा। शारा बानो, बाय गुरुजी कहां जा रही हो, अब पढ़ो। ठीक, श्वेता क्लियर। अब देखो, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि भारत, ठीक, 2030-32 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना सकता है। तो कहोगे इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्या संबंध है? दरअसल भारत ने लक्ष्य रखा गया है, अब दो लक्ष्य हैं। भारत एक तरफ लक्ष्य रखता है, भारत का लक्ष्य है, वर्तमान भारत सरकार का, कि 2030-32 तक दुनिया की थर्ड इकोनॉमी, ठीक, थर्ड इकोनॉमी हमें बनना है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। अब कैसे बनेंगे? ठीक, एक दिन मैं आपको समझाऊंगा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी, सस्ती वस्तुएं बनाने की तकनीकी। एक हल्का सा हिंट अभी देता हूं। देखो, पूरी की पूरी इकोनॉमी इस पर टिक गई है। भारत क्या है? बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार किस सेंस में? मिडिल क्लास के सेंस में। पूरी भारत में मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। यूं कहिए कि पूरी दुनिया में मध्य वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखो, जो अपर क्लास होता है वह इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण खरीदार नहीं होता है। वह एक घड़ी खरीदेगा 2 लाख की, अब पहनेगा उसे 6 महीना, तो घड़ी बनना कम हुआ कि नहीं हुआ? जो एकदम लोअर क्लास होता है वो अपनी रोटी दाल में ही संघर्ष करते रहता है कि रोटी दाल चले यही बहुत है। लेकिन जो मिडिल क्लास है इसके चोचले बहुत होते हैं। इकोनॉमी का सबसे बड़ा खरीदार ये मिडिल क्लास ही होता है। इसको जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। इसको तरह तरह के कपड़े चाहिए, फैशन चाहिए, जूते चाहिए, ऑटोमोबाइल चाहिए, दुनिया को दिखाना है, शादी विवाह करना है, ढोल बतासे भी बजाने चाहिए। ये एक दिखावटी जीवन जीता है और यही इसी कारण ये अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा वाहक है। कोरोना लॉकडाउन रहा ना, अभी शादियों का सीजन शुरू होने दो, अर्थव्यवस्था मंदी से उभर जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात? अब है क्या कि चूंकि, लेकिन इसके क्या है कि यह मध्य वर्ग है, इसे दिखाना भी है, वस्तुओं का बहुत ज्यादा उपयोग करना है, लेकिन इसका बजट मीडियम होता है। तो इसे क्या चाहिए? सस्ती और टिकाऊ वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं चाहिए, लो कास्ट इसे कहते हैं, सस्ती वस्तुएं। ठीक, इसे सस्ती वस्तुएं चाहिए। आप लोग जाओगे दिल्ली के बाजारों में, कहीं बाजारों में जाओगे तो आपको 500 रुपये 600 रुपये में आपको जूते मिल जाएंगे, शर्ट मिल जाएंगे, पैंट मिल जाएंगे। आप लोग अपने घर के बड़ों से पूछना, पहले घड़ी आती थी HMT घड़ी, भारत की वो घड़ी बहुत फेमस थी, उसकी कंपनी ही बंद हो गई। आज के 10-15 साल पहले जब लोगों का शादी होता था, पूछना अपने घर के बड़ों से, तो लोग शादी में दहेज में HMT घड़ी मांगते थे। यानी आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले वो घड़ी 700 से 800 की आती थी। तो हिंदुस्तान में क्या होता है, व्यक्ति जो इच्छाएं अपनी कमाई से नहीं पूरा कर पाता है वो सोचता है ब्याह में दहेज मांग ले। समझ में आ गई बात? तो 700-800 की घड़ी आती थी HMT घड़ी, तो लोग शादी में दहेज में मांगते थे। जापानियों ने क्या किया, कहा कि अरे 100 करोड़ का देश है और कम से कम इसमें 50 करोड़ मिडिल क्लास है और 50 करोड़ लोग घड़ी तो पहनते ही हैं, फैशन भी इनको करना है, दिखाना भी एक मेरे पास 3 घड़ी है। तो अगर मान लो 150-200 की घड़ियां ला दी जाए तो एक व्यक्ति साल में 2 को खरीदेगा। तो 50 करोड़ का देश अगर घड़ी खरीदेगा 200 की, तो वो साल भर में 100 करोड़ तो घड़ी खरीद लेगा।
यानी भारत में 100 करोड़ घड़ियों का डिमांड है। तो जापानियों ने 200 की घड़ी आप मार्केट में देखते होंगे, इतना निकाल दिया कि एचएमटी को कंपनी बंद करनी पड़ी। भारत में एचएमटी कंपनी बंद हो गई। अब मान लो भारत में एचएमटी कंपनी रहती, बिकती, तो रोजगार भी देती, देश को पैसा भी देती, कंपनी बंद हो गई। बदले में जापानियों ने क्या किया, 100 करोड़ घड़ी बना दी, अपने लोगों को रोजगार भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं थे। ये कैसे बना दिया? उन्होंने सस्ती वस्तुएं बनाई। तो सस्ती वस्तुएं कैसे बनाई? तो उन्होंने अपने लोगों पर इतना निवेश किया, अपने लोगों को ट्रेंड कर दिया कि लोगों ने लो कास्ट मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी विकसित कर ली, सस्ती वस्तुओं को बनाने की तकनीकी विकसित कर ली। अगर भारत वाला मान लो ये पेन 300 का बना करके मार्केट में निकाले तो 3 महीना बाद जापान वाला 70 रुपए में बना देगा, चीन वाला 70 रुपए में बना देगा। कहां से बना देगा? उन्होंने अपने लोगों पर निवेश किया है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक, लो कास्ट वस्तुएं यानी सस्ती वस्तुएं बनाने की तकनीकी लाई, सस्ती वस्तुएं बनाने की तकनीकी लाई। अब समझना, सस्ती वस्तुएं बनाने की तकनीकी लाई और पूरी की पूरी दुनिया पर छा गए वो। आज अगर भारत को भी तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत को तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दुनिया का बाजार की जरूरत नहीं, उसका अपना भी बड़ा बाजार है। लेकिन समस्या यह है कि डेली यूज की जो वस्तुएं हैं भारत में जो बिकती हैं, भारत अपने ही बाजार में पीछे हो गया है। यानी भारत का अपना बाजार है लेकिन भारत नहीं खड़ा है उस बाजार में। जापान खड़ा है, चीन खड़ा है, कोरिया खड़ा है, इजराइल खड़ा है, उनकी सस्ती वस्तुएं, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन, जूते, कपड़े, ये सब। जूते की हालत तो यह है, जूते और कपड़े के बाजार में तो बांग्लादेश और वियतनाम जैसा छोटा सा भी देश बड़ा खिलाड़ी बन के उभर गया। बांग्लादेश हमें अपने ही बाजारों से बाहर कर रहा है क्योंकि हमारे सूती कपड़े महंगे होते, उसने सस्ता सस्ता कपड़ा ला दिया है। अर्थात भारत को अगर 2 से 3 तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बननी होगी तो सस्ती वस्तुएं बनाने की तकनीकी लानी होगी, टेक्नोलॉजी लानी होगी। और सस्ती वस्तुएं बनाने की तकनीकी कहां से आएगी? जब भारत सरकार स्किल पर खर्च करे, एजुकेशन पर, स्किल पर खर्च करे, ठीक, जब भारत सरकार इनोवेशन पर खर्च करे। इनोवेशन मतलब नवाचार पर खर्च करे। नवाचार का मतलब होता है नई नई वस्तुओं को बनाने की प्रेरणा। तो अगर भारत सरकार स्किल पर खर्च करती है, इनोवेशन पर खर्च करती है, जैसे मान लो कोरोना वैक्सीन एक उदाहरण है, भारत सरकार ने अपने लोगों पर खर्च किया, दुनिया की सारी कोविड वैक्सीन फेल हो गई, भारत की दोनों ललकारे हुए, अभी 2 और आ रही है। इसी वैक्सीन को जब हम बेचेंगे, अभी तो हम फ्री में दे रहे हैं, बहुत पैसा कमाएंगे। तो अगर कहा गया कि अगर भारत इनोवेशन और स्किल का डेवलपमेंट कर ले तो भारत अपने ही मार्केट की सप्लाई अगर बेहतर से कर दे, अपने ही मार्केट की सप्लाई अगर बेहतर से कर दे, ठीक, और जब भारत अपने मार्केट की बेहतर से सप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा? अपने ही मार्केट की सप्लाई के दम पर भारत दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ जाएगा। यानी अगर भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था 2030-32 तक बनाना है तो भारत को इनोवेशन पर इन्वेस्ट करना होगा, स्किल पर इन्वेस्ट करना होगा। और नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम लेकर के आ रहे हैं जो विद्यार्थियों में इंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाती है, उद्यमिता को, भावना को आगे बढ़ाएगी। जो अब नई किताबें छप के आएंगी, ऐसी 2025 के बाद नई किताबें मिलेंगी, तो हम ऐसी, कहा गया है नई शिक्षा नीति में, सरकार कह रही है कि हम ऐसा पाठ्यक्रम डिजाइन करेंगे, क्लास का माहौल ऐसा डिजाइन करेंगे कि इस शिक्षा के सहारे हम अपने विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ साथ कौशल का विकास करेंगे, शिक्षा के साथ साथ इनोवेशन, नवाचार का विकास करेंगे। शिक्षा के साथ साथ जब स्किल और इनोवेशन का विकास हो जाएगा तो अपने आप उद्यमी बन जाएगा, उद्यमिता का विकास हो जाएगा और वह सस्ती वस्तुएं बनाएगा और दुनिया के बाजार में इन्हीं लोगों के सहारे हम प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरेंगे और तीसरी नंबर की इकॉनमी बनाएंगे। यानी तीसरी नंबर की इकॉनमी बनना है तो भी मानव पूंजी में निवेश करना ही होगा। इसी बात को हम यहां समझ रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो वही बात कही गई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि जो भारत का आर्थिक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में भी शिक्षा और मानव पूंजी ही बेहतर सहायक हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, हाँ, अतुल लिख रहा है सर उद्यमिता के लिए पैसे चाहिए, बैंक वाले देते नहीं है, बोलते हैं मोदी तो, अच्छा, अरे ऐसा मत तुम लोग को, उद्यमिता के लिए पैसे चाहिए, बेहतर स्टार्टअप लेकर के जाओ, सरकार दे रही है। देखो एक बात है, मेरी बात एक बात ध्यान से समझना, ठीक,
ये सही है कि जितना हम पेपर पर पढ़ते हैं ग्राउंड पर उतना दिखता नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि एकदम ना दिखे ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। तो बेहतर इंटरप्रेन्योरशिप लेकर के जाओ, स्टार्टअप के तहत पैसे मिलते हैं। अब हो सकता है कि स्टार्टअप के तहत मैंने एक लाइन में कह दिया पैसे मिलते हैं तो आपको 2 महीना दौड़ना पड़े, लेकिन पैसे मिलते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम पढ़ लिख रहे हैं वो एकदम धरातल पर नहीं है, लेकिन हाँ जितना हम कागजों में पढ़ते हैं उतना नहीं है। इसी गैप को तो पाटने के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि जल्दी जल्दी से पढ़िए, मेहनत करिए, बेहतर आईएएस अफसर बनकर जाइए, बेहतर प्रशासन अधिकारी बन के जाइए, ताकि आपके सामने जब कोई लड़का स्टार्टअप का कर्ज मांगने आएगा तो आप उसे 5 दिन अपने ऑफिस में दौड़ाइएगा मत, 2 मिनट में उसका काम कर दीजिएगा। इसीलिए तो आप लोग पढ़ लिख रहे हैं। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी तो मानव पूंजी में निवेश है, ये भी तो एक राष्ट्र द्वारा, भाई हम ही क्यों हैं, क्योंकि राष्ट्र है, ये हम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र कर रहा है, ठीक। हम क्यों हैं, क्योंकि राष्ट्र है। तो आज आप पर यह निर्माण आईएएस आपके साथ खड़ा है, पढ़ लिख रहे हैं, क्यों हम मेहनत करते हैं, आपको चिल्लाते हैं, आपको ये मुफ्त क्लासेस मिलती हैं, ठीक, क्योंकि आप योग्य लोग हैं, आप बेहतर लोग हैं। ये राष्ट्र आज आपको जितना दे रहा है, हम नहीं दे रहे हैं, राष्ट्र दे रहा है, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। तो आज राष्ट्र जितना दे रहा है, आप लोग गंभीरता से पढ़ेंगे, अच्छे से हमारे साथ चलेंगे तो जल्दी से प्रशासन में जाएंगे, और जल्दी से प्रशासन में जाएंगे तो आप लोग अपने भी जीवन को बेहतर बनाएंगे, साथ साथ ढेर सारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक। क्लियर हो गए भाई लोग, आगे बढ़ जाएं, समझ गए, ठीक। ठीक, चलो, तो ये बात समझ गए। अब अगली बात समझना, अब अगली बात कही गई है कि क्या हम अपने भारत को इसी आत्मविश्वास के साथ अमेरिका और चीन के समक्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचा सकते हैं, सवाल उठाया गया है। तो पहुंचा सकते हैं, ठीक, पहुंचा सकते हैं। सवाल उठा रही है एनसीईआरटी, आप सबसे सवाल पूछ रही है कि क्या हम 2030-32 तक भारत को अमेरिका और चीन की बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। अब यही सवाल आएगा आपके सामने, जब कभी भी 2 साल बाद, 4 साल बाद, अभी कभी भी सवाल जाओगे देखना, कभी न कभी मुख्य परीक्षा का सवाल रहेगा। ऐसे आता है कि क्या हम अमेरिका और 2030-32 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुझाव दीजिए, क्या हम बना सकते हैं, यही सवाल आएगा। तो हाँ, बना सकते हैं, लेकिन कैसे बना सकते हैं, ठीक। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना होगा, ठीक। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली को लाना होगा, और इस महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली के आधार पर एक ज्ञानवर्धक समाज बनाना होगा, ठीक। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनानी होगी। और आप लोग पढ़ोगे डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? जब आप लोग डिजिटल इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, सरकारी कागज में डिजिटल इंडिया पढ़ोगे, किसी गाइड वाइड में नहीं, तो लिखा गया है भारतीय समाज को और अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित समाज में तब्दील करना। यानी एनसीईआरटी कह रही है कि मजबूत शिक्षा प्रणाली बनाया जाए तो हम ज्ञान आधारित समाज बनाएंगे, ठीक। और यदि हमने ज्ञान आधारित समाज बना लिया, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बना लिया, तो इस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के द्वारा ही हम तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर देंगे। तो कहोगे ज्ञान आधारित समाज क्या है, ठीक। तो एक लाइन में समझते हैं, ज्ञान आधारित समाज, ज्ञान आधारित समाज, ज्ञान आधारित समाज, ठीक। ज्ञान आधारित समाज का मतलब होता है वह समाज जो तार्किक चिंतन करता हो। तार्किक चिंतन, सिर्फ चिंतन ना करता हो, तार्किक चिंतन। जैसे मान लो देश में लोग कहते हैं अच्छा फला वो धर्म का है, वो धर्म का है, तो दोनों धर्म वाले लड़ जाओ, लेकिन तो समाज में क्या हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। हिंदू से कहा जाता है मुसलमान, मुसलमान हिंदू से लड़ जाता है। मान लो कोई समाज है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, उस समाज में दंगे हो जाएं, तो जब दंगे हो जाएंगे
तो दंगे वाले तो चले गए, लेकिन कुछ लोगों की दुकानें जलेंगी, कुछ लोगों के घर जलेंगे, कुछ विद्यालय जलेंगे। 10 दिन दंगा हो जाए तो उस एरिया को, हो सकता है किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी कमाई करके घर बनाए हो, दंगाई जला दे। ठीक। एक शायर ने लिखा भी था दंगों पर कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में, उम्र बीत जाती है घर बनाने में, तुम पल भी नहीं लगाते बस्तियां जलाने में। अपने माँ बाप से पूछा जाए कि घर बनाने, पूरी उम्र लगा दी तो एक घर बना पाए, तो उन्होंने कहा उम्र बीत जाती है घर बनाने में, तुम पल भी नहीं लगाते बस्तियां जलाने में। तुम्हारे लिए क्या, माचिस की तीली लगाई बना दी। लेकिन ज्ञान आधारित समाज क्या करता है, तार्किक चिंतन करेगा। जब उसमें तार्किक चिंतन की क्षमता होगी तो वह नई न्यू टेक्नोलॉजी लाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी लाएगा। वह क्या लाएगा, टेक्नोलॉजी लाएगा, तकनीकी लाएगा, और तकनीकी से क्या बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। समझ में आ गई बात। दूसरी तरफ इस तार्किक चिंतन के सहारे, ठीक, समाज में वो नए परिवर्तन का वाहक होगा। ठीक, यानी समाज की जो बुराइयां होंगी उन्हें दूर करेगा, बुराइयां दूर करेगा। जैसे जब व्यक्ति तार्किक चिंतन करता है तो कहता है जैसे लड़की वैसे लड़का, जैसे स्त्री वैसे पुरुष, कोई भेदभाव नहीं होता है। और जब कोई व्यक्ति, कोई समाज कहता है कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, तो इसका मतलब वो अपने बेटों के साथ बेटियों को भी बाहर निकाल रहा है, बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ा रहा है। और जब बेटे और बेटियां दोनों पढ़ेंगे, यानी देश के 100% रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कोई समाज तार्किक चिंतन के आधार पर नहीं खड़ा है, वो नए परिवर्तनों का वाहक नहीं है, तो कहेगा लड़कियां घर में रहेंगी, चकला बेलन चढ़ाएंगे, लड़के सड़क पर आवारागर्दी करेंगे, तो होगा क्या। यानी आपने देश के आधे रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं किया, आधी पूंजी ऐसे ही गंवा दी। कबीरदास जी कहते हैं ना, हाटक दे के फाटक लीनो। हाटक मतलब होता है कबीर की भाषा में मिट्टी, और फाटक मतलब होता है सोना। तो कबीरदास जी समाज पर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि हमारे समाज के कई नियम ऐसे हैं कि मिट्टी दे के सोना खरीदते हैं, सोना दे के मिट्टी खरीदते हैं। अब कोई व्यक्ति जाए किसी दुकान पर और कहे कि मेरे पास 100 ग्राम सोना है, मुझे 100 ग्राम मिट्टी दे दो, तो उसे क्या कहा जाएगा, परले दर्जे का मूर्ख कहा जाएगा। तो कोई भी समाज जब तार्किक चिंतन पर नहीं खड़ा होता है, नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता, तो मूर्खों का समाज बन जाता है। वह बुराइयों के अडॉप्ट करने जाता है और इसमें वो अपनी समस्त शक्तियों का इस्तेमाल कर नहीं कर पाता है। तो तार्किक चिंतन करेगा, नई परिवर्तन का आत्मसात करेगा, साथ साथ वो समाज देखेगा कि नहीं, नफरत नहीं प्रेम, घृणा नहीं आदर, सहिष्णुता। और मान लो एक समाज में अगर प्रेम हो, आदर हो, सहिष्णुता हो, तो कहेगा ना बाग सब फर्जी है, हिंदू मुसलमान स्त्री पुरुष जात भेद, हम बेहतर रहे, खुश रहे, तरक्की रहे, तो समाज प्रगतिशील होगा। तो समाज में जो आने वाली संतानें होंगी वह प्रगतिशील होंगी, वह सकारात्मक अर्थों में लगेंगी। यही ज्ञान आधारित समाज है। और यह ज्ञान आधारित समाज कब बन सकता है, जब हम मजबूत शिक्षा प्रणाली को लाएं। यानी अर्थात जो सवाल एनसीईआरटी ने उठाया है कि क्या भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है, तो हां बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है, कि जब एक मजबूत शिक्षा प्रणाली को लाया जाए, यानी शिक्षा पर बहुत ज्यादा निवेश किया जाए, और इसी मजबूत शिक्षा प्रणाली के सहारे एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण किया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने जो मिशन चलाया है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, जीएस पर आओगे आप लोग, तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है आप लोग पढ़ना, ज्ञान आधारित समाज। क्योंकि बगैर डिजिटल तरीके से इस मुल्क को रूपांतरित किए हुए, इतना बड़ा मुल्क, इतनी विविधताओं से भरा हुआ मुल्क, इतनी संभावनाओं से भरा हुआ मुल्क, जब तक इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रूपांतरित नहीं करेंगे, जब तक इसमें शिक्षा के प्रवाह की गति को, अब डिजिटल होगा तो तेज शिक्षा पहुंचेगी। मान लो डिजिटल दुनिया नहीं होती, हम जो पढ़ा रहे हैं उन्हें ही पढ़ाते जो सामने होते, लेकिन अगर डिजिटल दुनिया है तो सबको पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भी ज्ञान आधारित समाज भी है। और एनसीईआरटी भी कहती है अगर हमने ज्ञान आधारित समाज बना लिया तो क्या बनाएंगे, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। तो भारत सरकार ने क्या कहा कि हम बनाएंगे, और इसी ज्ञान आधारित समाज के बनाने के लिए, ठीक, नई एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि एक ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों में फ्लेक्सिबिलिटी का निर्माण करे, जो विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन का निर्माण करे, जो विद्यार्थियों में नई नई तकनीकी को आत्मसात करने की भावना का निर्माण करे, जो
शिक्षा जो इंटरप्रेन्योरशिप का विकास करे, नवाचार का विकास करे, उद्यमशीलता का विकास करे, साथ साथ उसमें तार्किकता का विकास करे। तो एक तरफ शिक्षा पर काम हो रहा है, दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया पर काम हो रहा है, क्योंकि डिजिटल तकनीकी चीजों के पहुंचने के सप्लाई चेन को गति बना लेती है। और इन सबको मिलकर के सरकार ने कहा हम करेंगे ज्ञान आधारित समाज का निर्माण, और यही ज्ञान आधारित समाज हमारी अर्थव्यवस्था का वाहक बनेगा, और यही हमें दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगा। समझ में आ गई बात? शिवांगी, दीपेंद्र, छोटा बघेल, अतुल, अंजलि, जयदीप, समझ गए भाई लोग? ठीक। हाँ, करप्शन अपने आप कम हो जाएगा मोनू। ठीक, मोनू कह रहा है करप्शन भी कम हो रहा है। ज्ञान आधारित जब समाज होता है तो करप्शन अपने आप कम हो जाता है। जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है ना, तो क्या सोचता है, क्या जीता है, सब कुछ तो यही छोड़ के चले जाना है। सच है कि नहीं है? मूर्ख आदमी क्या सोचता है? किसी मूर्ख अच्छा देखो, बड़ा बढ़िया बात है। मूर्ख आदमी को लगता है कि वो अमर होके आया है। वो जानता है, वो जीता नहीं है इसे। वो जानता है कि मृत्यु सबकी सुनिश्चित है, लेकिन वह विष भ्रम में रहता है कि नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। और जो जितना मूर्ख होता है वो उतना ही भ्रम पालता है। लेकिन जब तार्क, और वो क्या समझता है, संपत्ति इकट्ठा कर ले, संपत्ति इकट्ठा कर ले। लेकिन जो तार्किक आदमी होता है, क्या होता है, अमर थोड़े हैं, मिट्टी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा। फिर वो सोचता है कि जरूरत क्या है, रोटी दाल कपड़ा मकान घर द्वार की जरूरत, चलो बच्चे हैं तो उनको स्वास्थ्य दे दे, शिक्षा दे दें, योग्य होंगे तो अपने कमा लेंगे, सब कुछ तो यही छोड़ के चला जाना है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करेंगे वैसे वैसे करप्शन कम होगा। आप देखो ना, करप्शन इंडेक्स में आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये सब क्या है, करप्शन इंडेक्स में बहुत ऊपर है। इनके यहाँ करप्शन ही नहीं है। तो जब आप आंकड़ा मिला करके देखोगे तो ये वही देश है जहां करप्शन नहीं है। जिन देशों ने अपने यहां मानव पूंजी पर बहुत ज्यादा निवेश करेगा। आपको जापान में भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, इजराइल में भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, आइसलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों में भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, यूरोप के अन्य देशों में कम है। उसका कारण है कि इन्होंने आधुनिक काल में बहुत तेजी से ज्ञान आधारित समाज को बहुत तेजी से बनाया। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत किया। ये हमसे पहले ज्ञान आधारित समाज बना लिए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया भाई लोग? ठीक, दीपक क्लियर हो गया, अभिनव क्लियर हो गया, पूनम सिंह क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा, कीर्ति क्लियर हो गया? बोलो कीर्ति, सवाल पूछो। पूनम क्लियर, कीर्ति क्लियर, मोनू क्लियर, आदर्श क्लियर हो गया? चलो ठीक भाई लोग, अब आ जाओ आगे। तो ये चीजें समझ गए कि मजबूत शिक्षा प्रणाली पर ज्ञान आधारित समाज हम कैसे बनाएंगे। अगली बात, ठीक, निष्कर्ष यह है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जाता है। इतना कुछ पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। बस इतनी बात है। अब अगला सेक्शन इसमें देखते हैं। अगला सेक्शन है मानव पूंजी और मानव विकास। ठीक, मानव पूंजी और मानव विकास, सारा क्रक समझ लिया। अब एक एक लाइन से मैं आपको गुजार रहा हूं, वैसे समझ लीजिए। ठीक, कहा जाता है मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। यानी मानव पूंजी आप समझ चुके हो, मानव विकास का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मानव विकास का मतलब क्या होता है? ठीक, देखो, मानव विकास का सीधा सा, अगर हम कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो मानव विकास का सीधा सा मतलब होता है कि अगर हम पढ़े मानव विकास, अब इसी को एक लाइन में समझा दे रहे हैं, मानव विकास कहते किसे हैं? ठीक, तो मानव विकास के दो आयाम होते हैं। पहला, व्यक्ति कोई स्वस्थ हो, बीमार क्या कर पाएगा? हेल्थ हो। स्वस्थ होने के बाद, ठीक, उसमें इतनी क्षमता हो या उसमें इतनी क्षमता हो, स्वस्थ होने के बाद वो उसमें इतनी क्षमता हो कि वह तार्किक चिंतन कर सके। क्या कर सके? तार्किक चिंतन कर सके, नई प्रौद्योगिकी को अपना सके, प्रौद्योगिकी को अपना सके, साथ साथ परिवर्तन का वाहक बन सके। ठीक, एवं वह संवेदनशील हो सके।
यह मानव विकास का मतलब होता है। तो स्वास्थ्य कहां से आएगा? जब स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। क्षमता ये कहां से आएगी? जब शिक्षा पर खर्च करेंगे। अर्थात और जब स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? मानव पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मानव पूंजी का सीधा संबंध किससे होता है? मानव विकास से होता है। मानव पूंजी का सीधा संबंध किससे होता है? मानव विकास से होता है। एनसीईआरटी यही समझा रही थी कि क्या मानव पूंजी का मानव विकास से संबंध होता है, तो यहां क्या प्रूफ हो गया? मानव पूंजी का मानव विकास से इतना कर रहे हैं तो मानव पूंजी कर रहे हैं। तो अब उसी बात को मैं एक एक करके आपको समझाता पढ़ाता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। समझ गए कैसे है? क्लियर हो गई बात? अगली बात वही है, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने और सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है तो वह ऐसा अन्य चयन करने में सक्षम हो जाते हैं। देखो यहां भी है, चयन करने में सक्षम हो जाते हैं जिसे वो महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी बात को हमने आपको खोल करके समझा दिया। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि मानव पूंजी और मानव विकास में एक रिश्ता है, एक संबंध है। अब भारत में तो कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आ जाइए, भारत में मानव पूंजी के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जो एनसीईआरटी कहती है वो तो हम बताएंगे। यहां मानव पूंजी के लिए वर्तमान में सरकार क्या रही है, एक दो बातें और बता करके हम इसको अपडेट करेंगे। ठीक? तो जो एनसीईआरटी कर रही है भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति, मतलब भारत में मानव पूंजी के लिए क्या क्या कर रहा है, इसको तो हम समझाएंगे ही, थोड़ा सा आपको अपडेट कर देंगे। तो जो समझाना है वो तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि भाई मानव पूंजी निर्माण की क्या स्थिति है। इसका मतलब यह होगा कि भारत में मानव पूंजी निर्माण के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा पर खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य पर, ट्रेनिंग पर, इंफॉर्मेशन में निवेश किया जा रहा है। ठीक? सूचना निवेश के लिए ही डिजिटल इंडिया लाया गया है। अगर शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो संघ सरकार भी काम करती है, राज्य की सरकार भी काम करती है। शिक्षा मंत्रालय है, पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। एनसीईआरटी काम कर रही है। जो आप लोग एनसीईआरटी का किताबें पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यह एक संस्थान है जो देश के शिक्षा के लिए काम करती है। क्योंकि देश के शिक्षा के लिए काम करने वाला है शीर्ष निकाय है, इसीलिए यह किताबें छपवाती है, जो अपना अध्ययन चिंतन मनौता किताबों के रूप में छपवाती है, विद्यार्थियों तक ले जाती है, ताकि ये विद्यार्थी शुरू से ही बेहतर पढ़ें, बेहतर ह्यूमन पूंजी में के रूप में सामने आए, संसाधन के रूप में सामने आए। चूंकि देश का शीर्ष निकाय है, इसीलिए यह जो किताबों में लिखता है तो देश की शीर्ष परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा में इसी से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और इससे सवाल क्या पूछे जाते हैं? जो इसमें बातें हैं, जो करंट अपडेट करके एनसीईआरटी को अगर करंट अपडेट के साथ नहीं पढ़ोगे तो आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं जगह जगह पर आपको करंट अपडेट करते रहता हूं। तो देखो भाई लोग, तो एनसीईआरटी है, यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, जो शिक्षा पर काम कर रहे हैं। ठीक? स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। सरकार इसमें देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक योजना है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूरा नाम है। इसके तहत गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हेल्थ इंफ्रा, स्वास्थ्य मतलब गांव में हॉस्पिटल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है ना। एक इसी स्वास्थ्य के लिए है एनयूएचएम, नेशनल अर्बन स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसके तहत शहरों में हेल्थ इंफ्रा बनाया जा रहा है। पूरी बातें नहीं बताएंगे, जीएस में पढ़ाएंगे, हेल्थ तो बताएंगे। हेल्थ इंफ्रा बनाया जा रहा है। साथ साथ जब तक हेल्थ इंफ्रा नहीं तैयार हो जाता है तब तक लोग निजी हॉस्पिटलों में भी
तैयार तो पूरा है, अगर कहीं नहीं है तो निजी हॉस्पिटलों में भी इलाज करा पाए। इसके लिए आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत है, यहां से क्या दिया जाता है, प्रत्येक परिवार, व्यक्ति नहीं परिवार, 5 लाख का इंश्योरेंस गरीब लोगों को दिया जाता है प्रत्येक। ये सब क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र के निवेश है। यानी भारत शिक्षा में क्या काम कर रहा है समझ गए, स्वास्थ्य में क्या काम कर रहा है समझ गए, शिक्षा के क्या संस्थान समझ गए, ठीक। तो ये हेल्थ का मामला है। अभी देखा गया है कि शिक्षा के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। कुछ आंकड़ों पर देखते हैं तो आंकड़े कहते हैं कि 1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में, यानी सरकार कुल जितना पैसा खर्च करती है उसमें जो शिक्षा पर व्यय है 7.92% से बढ़कर के 15.7% हो गया है। यानी सरकार अगर 100 रुपया टोटल खर्च करती है तो 15 रुपया 70 पैसा किस पर खर्च करती है, शिक्षा पर खर्च करती है। यानी ये आंकड़े क्या बताते हैं कि शिक्षा के व्यय में वृद्धि हुई है। दूसरी चीज, अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा का मामला देखा जाए तो जब भारत आजाद हुआ तो अपनी जीडीपी में का 0.64% खर्च करता था, अब जीडीपी का 4.13% खर्च कर रहा है। और लक्ष्य है भविष्य में कि भारत कह रहा है कि हम अपनी जीडीपी का भविष्य में कितना परसेंट, 6%, याद रखना, किस पर खर्च करेंगे, एजुकेशन पर। कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन पर। यानी अर्थात भविष्य में भी, ये अपडेट कर रहा हूं मैं एनसीईआरटी को, कि भविष्य में भारत सरकार की प्रतिबद्धता है, लक्ष्य है कि 6% अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च करेंगे। यह बताता है कि निरंतर भारत शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करता रहेगा, ठीक। अगर यह भी बात देखी जाए तो कुल शिक्षा का एक बहुत बड़ा भारत किस पर खर्च करता है, प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक। सबसे अब पूछागा प्राथमिक मध्य उच्च शिक्षा किस पर खर्च करता है, प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा का बजट बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी केंद्रीय कर हैं, जितने भी सेंट्रल टैक्स हैं, सब पर 2% शिक्षा उपकर लगा दिया गया, एजुकेशन सेस लगा दिया गया। जब आगे आप लोग इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो बताएंगे सेस क्या होता है, टैक्स क्या होता है। पहले एनसीईआरटी सीरीज खत्म हो, ठीक ना। तो 2% क्या लगा दिया, शिक्षा उपकर लगा दिया है, ठीक। और इस 2%, यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति सपोज दैट कारपोरेट टैक्स 25% दे रहा है, यानी निगम कर 25% दे रहा है, तो उसे 2% क्या देना होगा, सेंट्रल का टैक्स है तो शिक्षा पर सेस देना होगा, ठीक। तो उस 25 का 2% क्या लग जाएगा, शिक्षा उपकर। और जो शिक्षा उपकर लगेगा, बताएंगे कर और उपकर में क्या अंतर होता है। जो शिक्षा उपकर लगेगा वह सीधे किस पर खर्च होगा, सीधे प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च होगा, प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो खर्च पूरा करने के लिए भारत ने क्या लगा दिया, शिक्षा उपकर लगा दिया, ठीक। अब आ गया भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में क्या करना है, तो भविष्य की संभावना यह है कि सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। अभी भी भारत 100% साक्षरता पर नहीं पहुंच पा रहा है, सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है, ठीक। हां, यह सही है कि युवा साक्षरता दर में सुधार हो रहा है, साथ साथ जो लिंग समानता थी, मतलब भारत में पुरुष ज्यादा शिक्षित होते थे, स्त्रियां कम शिक्षित होती थी, इसमें भी सुधार हो रहा है। और एक बड़ा क्रांतिकारी सुधार हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा में तो भारत तकरीबन इक्वल हो गया, यानी प्राइमरी एजुकेशन में लड़की और लड़के का विभेद समाप्त हो चुका है। हम प्राइमरी एजुकेशन में इक्वल हो चुके हैं और बहुत जल्दी हम, ठीक, मिडिल एजुकेशन में और उच्च शिक्षा में भी आगे बढ़ जाएंगे। यानी प्राथमिक एजुकेशन में और लड़के लड़कियों का रेशियो समान हो गया है, तो माध्यमिक शिक्षा में कैसे बेहतर होंगे, ठीक। तो माध्यमिक शिक्षा में बेहतर करने के लिए, ठीक, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे एक देखा है सरकार ने कि कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां लड़कियां स्कूल जाती हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लड़कियां स्कूल जाती हैं, 5वीं तक पढ़ती हैं, लेकिन 6ठी 8वीं में जा करके स्कूल छोड़ देती हैं। तो देखा गया कि यहां 2-3 समस्या थी कि जो माध्यमिक स्कूल से गांव से दूर थे। समझ में आ गई बात, पहली समस्या थी। दूसरी बात था कि यह असुरक्षित थे, महिला सुरक्षा के लिए बहुत सही नहीं थे। तो भारत सरकार ने इन जिलों में एक
योजना चला रही है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, बालिका विद्यालय योजना, बालिका लिख दे रहा हूं। इसके तहत देश के जितने भी पिछड़े ब्लॉक हैं, वहां जो लड़कियां स्कूल छोड़ दे रही हैं, गरीब घर की लड़कियां हैं, उनको कहा जा रहा है कि आइए स्कूल में हम दाखिला दिलाते हैं और आपको रहने खाने की व्यवस्था करेंगे। यानी इसके तहत फ्री हॉस्टल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फ्री हॉस्टल, फ्री छात्रावास। एक तो ये किया जा रहा है। दूसरा, आप देखोगे कि देश के ट्राइबल सेक्टर में, जनजातीय सेक्टर में, जहां जहां यहां भी लड़कियों के लिए एक विशेष प्रावधान हो रहा है। जैसे एकलव्य जो स्कूल हैं, एकलव्य स्कूल ट्राइबल क्षेत्रों में, ठीक, यहां पर भी स्कूल छोड़ी हुई लड़कियों के लिए छात्रावास की विशेष व्यवस्था है। उनके नामांकन में उम्र की सीमा को हटा दिया गया है। समझ में आ गई बात? तो प्राथमिक शिक्षा में तो स्त्री पुरुष आगे बढ़ समान हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी बहुत जल्दी हम इस बात को लेकर आएंगे। ढेर सारी योजनाएं हैं, इनमें 2 मॉडल प्रमुख हैं कि लड़कियों को विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो ये है भविष्य की संभावनाएं। और भविष्य की संभावना यह है कि हम शिक्षा में बेहतर काम करेंगे। एक चीज और देखा जा रहा है कि उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी है। तो भारत में उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी है और इसी कारण शिक्षित बेरोजगारों की दर भी उच्चतम है। तो भारत सरकार अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही लक्ष्य लेकर आएगी कि उच्च शिक्षा में तेजी से निवेश करने के लिए संस्थान बना रही है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर को हायर एजुकेशन में निवेश करने के लिए लाया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान मिशन शुरू किया गया है ताकि भारत में जो उच्च शिक्षा में, जब हम एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे आगे चल करके हेल्थ, उसमें सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे। जब एनसीईआरटी सीरीज खत्म होगी तो हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे हेल्थ, उसमें सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे। एक चैप्टर पढ़ाएंगे एजुकेशन, उसमें सिर्फ एजुकेशन की बात करेंगे। ऐसे ऐसे करके एक एक बात करते जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि उच्च शिक्षा में भारत सरकार चाहता है कि वो 40% के रेशियो को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अभी 26.3% के आसपास का रेशियो है। ठीक, 26 पॉइंट कुछ है। भारत चाहता है इसको आगे बढ़ाए, इसलिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहा है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर के आ रहा है, ताकि भारत में उच्च शिक्षा मतलब जो ग्रेजुएशन करके लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, थोड़ा हायर एजुकेशन में जाए, रिसर्च इत्यादि करे, देश को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए। समझ में आ गई बात? तो ये है भारत में मानव पूंजी निर्माण। क्लियर हो गया? अब इतनी बात तो एनसीईआरटी लिखता है, साथ साथ निष्कर्ष क्या है? वही बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। अब इस निष्कर्ष से पहले एक चीज आपको अपडेट कर दे रहे हैं। निष्कर्ष से पहले थोड़ा कुछ करेंट अपडेट करें। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो खर्च ही कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा काम कर रहा है स्किल पर, कौशल पर। और इसके लिए 2015 में ही शुरू किया गया था स्किल इंडिया मिशन। क्या शुरू किया गया था? स्किल इंडिया मिशन। और इस स्किल इंडिया के अभियान के तहत एक मिशन है, भारत सरकार ढेर सारी योजनाएं कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक, युवा कौशल विकास कार्यक्रम, ढेर सारे हैं, 10 प्रकार के हैं। यानी भारत को देखो, मानव पूंजी में निवेश करना है तो स्वास्थ्य शिक्षा के बाद किस पर निवेश करना होगा? स्किल। तो अभी एनसीईआरटी का अपडेट बहुत गहरे नहीं जाएंगे। यानी स्किल पर निवेश करने के लिए क्या कर रही है? स्किल इंडिया मिशन चला रही है। तो वहीं हमने कहा था कि स्वास्थ्य में अगर मानव पूंजी में तब्दील करना है तो इतनी चीजें चाहिए। हेल्थ चाहिए, समझा दिया आपको। एजुकेशन चाहिए, समझा दिया आपको। ठीक, तीसरी बात क्या चाहिए? स्किल चाहिए, यह देख लिए, स्किल इंडिया मिशन 2015 में लेकर आई। इनोवेशन चाहिए, नवाचार चाहिए, नवाचार चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार लेकर आई है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन। आप लोग देखते होंगे स्कूलों में जो 10वीं से 12वीं तक के स्कूल हैं, उसमें बनाई जा रही है छोटी छोटी प्रयोगशालाएं, लैब, जिसे कहा गया है अटल टिकरिंग लैब। आ नहीं पा रहा है, जिसे कहा गया है अटल टिकरिंग लैब।
अटल टिंकरिंग लैब, या छोटे छोटे लैब बना रहे हैं। नीति आयोग ढेर सारे विश्वविद्यालयों को, प्रोफेसर को भेजता है कि स्कूलों में जाइए, लड़के पढ़ाई लिखाई के अलावा इस लैब में आते हैं और नई नई तकनीकी सीखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं। तो ये सब काम इनोवेशन पर किए जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गए भाई लोग? ठीक। तो ये रहा एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर, और इतना समझ लिए तो वही बात है निष्कर्ष की। ठीक। निष्कर्ष यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों तक सुनिश्चित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए, यानी सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सभी वर्गों को मिलना चाहिए। क्योंकि सभी वर्गों को जब मिलेगा तभी, एक तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य, जब सभी वर्गों को मिलेगा तो आर्थिक समृद्धि होगी, दूसरी तरफ समता की प्राप्ति भी होगी, समानता पर आधारित समाज भी हम बनाएंगे। भारत के पास उम्मीद यह है कि बहुत बेहतर वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। भारत के युवा बड़े होनहार हैं, आप सब बहुत होनहार हैं, यानी वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। अतः समय की मांग है कि गुणात्मकता में सुधार हो। हम अपने हेल्थ एजुकेशन, स्किल इनोवेशन के जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इसकी क्वालिटी में सुधार हो, तथा इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करें कि भारत में पर्याप्त रूप से इनका प्रयोग किया जाए, एक बेहतर देश, बेहतर समाज बनाया जाए। तो ये रहा दोस्तों भारत में मानव पूंजी निर्माण का 5वां चैप्टर। 6ठा चैप्टर बहुत मजेदार, बहुत बड़ा है, और वो है ग्रामीण विकास। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मानव पूंजी निर्माण पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब किसी भी एग्जाम में मानव पूंजी निर्माण पर कोई सवाल आएगा तो एनसीईआरटी के करंट अपडेट के साथ आप कर लोगे ना? बोलो भाई लोग। अब जब एडवांस इकोनॉमी भी पढ़ोगे तो उसमें भी आता है भारत में मानव पूंजी निर्माण, तो उसमें भी कुछ नहीं है, एडवांस इकोनॉमी में भी कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में जितनी बातें हैं उनको जब करंट अपडेट कर दिया जाता है तो मानव पूंजी निर्माण हो जाता है। यानी इस चैप्टर को हमने आपको एनसीईआरटी और पूरा एडवांस सब कुछ समझा दिया। हर एनसीईआरटी के हर चैप्टर को हमने ऐसे ही समझाया है, और पूरा का पूरा एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है। अभी जब इकोनॉमी की एनसीईआरटी 11वीं का आधे हो गई, इकोनॉमी खत्म करके तुरंत हम पॉलिटी 6 से 12 करेंगे, तो उसको भी अपडेट करेंगे। मतलब अगर 6ठी की पॉलिटी में कोई बात पढ़ रहे हैं और उस पर अभी हाल में कोई एक्ट बना है, कोई विधेयक बना है, तो पार्लियामेंट द्वारा बना विधेयक भी वही तुरंत समझा देंगे। जैसे मान लो 7वीं के एनसीईआरटी में आप लोग नागरिकता पढ़ रहे हो, तो उसमें नागरिकता की छोटी छोटी बातें ला दी गई हैं, लेकिन अभी नागरिकता में संशोधन करके ही बिल लाया गया ना, जो सीएए के विरोध, इतना सीएए एनआरसी चल गया, इतना आंदोलन हुआ। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे दोनों को अपडेट पढ़ेंगे। अगर 7वीं में नागरिकता पढ़ रहे हैं तो अभी सरकार क्या कर रही है उसको अपडेट कर देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ऐसे साइंस में भी करेंगे, साइंस को टेक से जोड़ देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, ठीक, हो गया बात? तो चलो, तो कल का टॉपिक है भारत में ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। आइए, मुझे भी इंतजार रहता आप लोगों का, तो कल 12:30 बजे फिर मिलते हैं नया टॉपिक ग्रामीण विकास के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रोज क्लास में आए इसी मस्ती